गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं नया टॉपिक, जिसमें स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो जैसा कि आपने देखा था कि स्वामी जी ने बालक के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर बल दिया है, प्रत्येक पक्ष के विकास पर बल दिया है। तो शिक्षा के उद्देश्य भी उनके विस्तृत हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का जो पाठ्यक्रम भी है वो भी बहुत विस्तृत इन्होंने रखा है, ताकि बालक के हर पक्ष का विकास संभव हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले आता है वो आता है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास के उद्देश्य के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम व यौगिक क्रियाएं शामिल करने की बात कही है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले देखिए आप कि सबसे पहले इन्होंने शारीरिक विकास का उद्देश्य रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि इनका ये मानना है कि जीवन के किसी भी तरह के लक्ष्य हों, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हों, चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हों, चाहे व्यावसायिक लक्ष्य हों, चाहे सामाजिक लक्ष्य हों, चाहे जिस तरह के लक्ष्य हों, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम ये हमारा शरीर है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हर तरह की क्रियाएं सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं को सम्मिलित किया है। यानी हर विद्यालय में ये सब क्रियाएं होनी चाहिए, जिससे बालकों का सही ढंग से शारीरिक विकास हो पाए। इसके बाद आते हैं मानसिक विकास के लिए। तो आप ये देखो कि मानसिक विकास के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित तथा वैज्ञानिक विषयों को शामिल करने की इन्होंने बात कही है। क्योंकि मानसिक विकास हमारा तभी होगा जब हम विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के विषयों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा मानसिक विकास होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सामान्य जीवन के लिए। तो सामान्य जीवन के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में मातृभाषा को स्थान दिया है, क्योंकि हम अपने सामान्य जीवन में हम मातृभाषा का उपयोग करते हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं। तो इसलिए इन्होंने मातृभाषा को स्थान दिया है। अपने धर्म दर्शन के ज्ञान के लिए इन्होंने संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना प्राचीन साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, वो सब संस्कृत भाषा में है। और अगर हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो वो जो ज्ञान का सागर है जो संस्कृत भाषा के रूप में है, और अधिकांश लोग उसको नहीं प्राप्त कर पाते। तो अगर हम संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो हम वो जो हमारा प्राचीन साहित्य का जो खजाना है उसको हम पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने संस्कृत को भी धर्म दर्शन के ज्ञान के लिए संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। अब आप एक बात ये देखो कि इन्होंने, वैसे तो अगर देखा जाए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो अनुवादित हो चुके हैं विभिन्न भाषाओं में। लेकिन आप ये देखो कि अनुवाद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ में अंतर आ ही जाता है। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अगर हम उसको, कोई भी चीज़ है, कोई भी ज्ञान है, अगर हम उसको उसी रूप में बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल प्योर रूप में, तो उसके लिए हमें वही भाषा अगर हमें आती होगी तो बिल्कुल एकदम जैसा वो है वैसा ही हम जानेंगे। तो कहने का आशय यह है, इसलिए इन्होंने धर्म दर्शन के लिए इन्होंने संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। इसके बाद अपने देश को समझने के लिए इन्होंने प्रादेशिक भाषा और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के भी पहले भौतिक उन्नति जरूरी है, और भौतिक उन्नति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान होना आवश्यक है। और उस समय की विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान अधिकांश अगर आप देखोगे तो वो अंग्रेजी भाषा में था, आज भी है। तो इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को शामिल करने की बात कही है। क्योंकि आप भी देखते हो कि जितना अच्छा साहित्य है विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का, वो ज़्यादातर इंग्लिश भाषा में मिल पाता है, क्योंकि हिंदी में उतने राइटर है नहीं, वैसे ज़्यादातर वो इंग्लिश में लिखी होती हैं बुक्स। तो इसलिए अगर आप देखो तो इसके लिए इन्होंने
अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा कला को जीवन का इन्होंने अभिन्न अंग माना है, इसलिए इन्होंने चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि को भी जीवन में पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। क्योंकि इन्होंने बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कही है, तो इसलिए इन्होंने कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। तो इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, नाटक इत्यादि को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा इतिहास को इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। वो इसलिए इतिहास को भी इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक भारतीय इतिहास और एक यूरोपीय इतिहास। भारतीय इतिहास को इन्होंने पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल करने की बात कही है ताकि बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। अब आप देखोगे कि जब बच्चों को यही नहीं पता होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया या कितने बलिदान दिए या इस देश को आज़ाद करने के लिए कितना संघर्ष किया, ये सारा अगर बच्चों को ना पता हो तो उनका अपने देश के प्रति क्या लगाव होगा, अपने इतिहास के प्रति क्या प्रेम होगा। तो इसलिए जो देश प्रेम की जो भावना है वो भारतीय इतिहास पढ़ने से वो जागृत होगी, इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास को शामिल करने की बात कही है। और दूसरा यूरोपीय इतिहास, यूरोपीय इतिहास को भी इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। वो इसलिए कही है क्योंकि जब हम यूरोपीय इतिहास पढ़ते हैं तो हम प्रेरित होते हैं कि किस तरह से उन्होंने भौतिक संपन्नता प्राप्त की। आप ये देखोगे कि विभिन्न देश हैं ऐसे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त की। जैसा हम इसमें उसका उदाहरण ले सकते हैं, इटली और जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं, ख़ास तौर से जर्मनी का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के पूरे संसाधन छीन लिए गए थे, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखो कि बहुत कम समय में वो जर्मनी फिर से उठ खड़ा हुआ और हिटलर के समय में अगर आप देखो तो थोड़ा सा धोखा पड़ गया, वरना आज विश्व का इतिहास कुछ और होता। तो कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उन्होंने बहुत कम समय में उन्नति प्राप्त की, वहाँ पे भी विभिन्न तरह की क्रांतियाँ हुई और जिसका प्रभाव जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो भौतिक संपन्नता के लिए प्रेरित होंगे। इसके साथ ही इन्होंने राजनीति शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। इनका ये कहना है कि राजनीतिक चेतना के लिए राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अब अगर अपने देश की स्थिति देखें हम तो यहाँ पर राजनीतिक चेतना एकदम शून्य है। यहाँ मतलब अगर देखें तो जो चुनाव लड़े जाते हैं तो जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम जाति, धर्म या संप्रदाय आदि को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं। तो इसीलिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टियां या ऐसे लोग चुन के हमारे लिए नीतियां बनाते हैं जिनका भगवान मालिक है। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अगर राजनीतिक चेतना होगी तो हम सही नेताओं का चयन कर पाएंगे, सही नीतियों का चयन कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने राजनीति शास्त्र को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा अर्थशास्त्र को इन्होंने प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बताया है। इसके अलावा इन्होंने समाज सेवा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है और समाज सेवा को इन्होंने पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर शामिल करने की बात कही है, क्योंकि इनका ये मानना है कि समाज सेवा की जो भावना है अगर हम बचपन से ही उसको पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो छात्र में समाज सेवा की भावना विकसित होगी और आगे चलकर वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। इसलिए इन्होंने पाठ्यक्रम में समाज सेवा को भी शामिल किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी एवं औद्योगिकी शिक्षा को इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, ताकि ये सारे विषय अगर पाठ्यक्रम में शामिल होंगे तो बच्चे की व्यावसायिक उन्नति अवश्य होगी। इसके अलावा जो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था आध्यात्मिक विकास का, तो आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, भजन, कीर्तन, सत्संग, ध्यान और योग इत्यादि विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है,
कि पाठ्यक्रम में ये सारे विषय और क्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो स्वामी जी का जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का, वो बहुत विस्तृत है और उसमें बालक के सारे पक्षों को समाहित किया गया है और उन पक्षों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम में विषय और क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम स्वामी जी के अनुसार शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।